हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 8 कंट्रोलिंग, जिसका हिंदी होता है नियंत्रण, का पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व अथवा नियंत्रण की भूमिका, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल और रोल ऑफ कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, ताकि आप लोग को नियंत्रण का जो आवश्यकता है, महत्व है और भूमिका है, वो अच्छी तरह समझ में आ सके। ये तीनों जो टॉपिक है वह एक ही है, बस नेम अलग अलग है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को महत्व इंपॉर्टेंस को समझने से पहले उसका मीनिंग एंड डेफिनेशन और उसका फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 का इस चैप्टर का देख कर आइए, ताकि आप लोग को ये जो वीडियो है वो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो नियंत्रण की क्या-क्या लाभ है, मतलब नियंत्रण को किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत परफॉर्म करने से उससे क्या-क्या बेनिफिट मिलता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में जानेंगे। तो नियंत्रण एक प्राकृतिक एवं सार्वभौमिक क्रिया है। नियंत्रण एक प्राकृतिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि एक नेचुरल और एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि सभी जगह लागू होती है। और बिना नियंत्रण के मानव जीवन, सृष्टि क्रम, अर्थव्यवस्थाएं, मानव समाज तथा प्रत्येक दृश्य एवं अदृश्य कार्य सुचारू रूप में संपन्न नहीं हो सकते हैं। यानी कि नियंत्रण का महत्व हर एक जगह, चाहे वो मतलब ये बिजनेस का फील्ड हो या फिर ह्यूमन लाइफ का फील्ड हो, मतलब हर एक जगह इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत है। सृष्टि का क्रम में हो, ठीक है, जिस सृष्टि को किस प्रकार भगवान चलाते हैं, तो उसमें कैसे किस प्रकार वो बैलेंस रखते हैं, वो चाहे अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, जितनी भी हम लोग का इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट है, उसके अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटी होती है उस पर कंट्रोल रखना, फिर मानव समाज में ठीक है, फिर से प्रत्येक दृश्य और अदृश्य कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने में कंट्रोलिंग का बहुत बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। ये जहाँ तक प्रबंध का प्रश्न है, यह उसका प्राथमिक एवं सर्वोपरि हथियार है। यानी कि अगर प्रबंध का बात करें तो हम वह इसका प्राथमिक और सर्वोपरि हथियार है, इनके रूप में माना जाता है कंट्रोलिंग को। यदि देखा जाए तो जहाँ भी संयुक्त प्रयासों एवं साधनों द्वारा सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति की होती है, वहाँ पर नियंत्रण एक अनुपेक्षीय अनिवार्यता है। करने का मतलब है, जहाँ भी प्रयासों के द्वारा और साधनों के मतलब ये हेल्प से जो लक्ष्य है, जो ग्रुप का जो लक्ष्य है उसको अचीव किया जाता है, तो वहाँ पर कंट्रोल का होना बहुत ही कंपलसरी है। जो किसी उपकरण का आकार बढ़ता है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। जो उपकरण का जो आकार बढ़ता है, तो कर्मचारियों की संख्या, सिंपल सी बात, बढ़ती जाती है। जब जब कोई उपकरण या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है, तो उसमें जो रहने वाली कर्मचारियों की संख्या है वो बढ़ती जाती है, और तथा कार्य बढ़ते जटिल हो जाती है, तथा कार्य जितने भी उसमें कार्य होते हैं वो धीरे-धीरे और डिफ़िकल्ट होता जाता है। त्यों-त्यों नियंत्रण की आवश्यकता है, महत्व बनता जाता है। और जैसे-जैसे नियंत्रण की आवश्यकता और महत्व बनता जाता है, नियंत्रण के बिना कोई भी प्रबंधक अपने कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। यानी कि नियंत्रण के बिना कोई भी प्रबंधक, चाहे वो मतलब छोटा व्यवसाय का प्रबंधक हो, चाहे वो बड़ा व्यवसाय का प्रबंधक हो, वो बिना नियंत्रण का अपना जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं कर सकता है। नियंत्रण के विभिन्न कार्यों के संबंध में निम्नलिखित महत्व है, जो कि हम लोग पॉइंट वाइज़ देखेंगे। तो ये छोटा-सा इंट्रोडक्शन था, मतलब इसका कितना इम्पोर्टेंस है वो उसके है। तो अब हम लोग इसका पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्यायोजन की प्रक्रिया में सहायक। प्रबंध का प्रमुख कार्य संगठन के विभिन्न स्तर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को कार्य लेना, और यह सारा कार्य स्वयं नहीं कर सकता है, तो उसे दूसरों से कार्य कराना होता है। यानी कि प्रबंध का जो प्रमुख कार्य होता है, वह विभिन्न स्तर, अर्थात जो 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर में लगे कार्य कर रहे व्यक्तियों को उनसे काम लेना रहता है, ठीक है, दूसरे कार्य करवाना। और ये सारा काम स्वयं नहीं कर सकता अकेले, ठीक है, उसे दूसरों से कार्य कराना पड़ता है। ऐसा करने के लिए वह अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है, ठीक है। ऐसा करने के लिए वो अधीनस्थों को अधिकारों का प्रत्यायोजन, यानी कि अधिकारों को मतलब ट्रांसफर करता है, ताकि वे अपने दिए गए उत्तरदायित्व को पूरा कर सके, ताकि वो अपने दिए गए जितने भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हाँ, आपको ये कार्य पूरा करना है और इतने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपना कार्य करना है और कंप्लीट करना है। तो उनके लिए उसको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो उसको राइट्स भी देना आवश्यक हो आता है, तो उसको राइट दिया जाता है अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को। प्रत्यायोजन के बाद प्रबंध का उन पर नियंत्रण स्थापित करके यह देखता है कि कार्य नियमित रूप से हो रहा है अथवा नहीं, अतः प्रत्यायोजन के लिए नियंत्रण आवश्यक है। यानी कि जब उसके बाद जब प्रत्यायोजन, जब हम लोग उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए अधीनस्थ को, सबऑर्डिनेट को, और उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसके थ्रू उनको राइट्स दे दिए ये कार्य करने का, तो उनको मतलब ये दिखाया था कि वो कार्य अपना अच्छी तरह से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं, तो प्रत्यायोजन के लिए भी नियंत्रण आवश्यक मानी जाती है। सेकेंड जो पॉइंट है वो हम लोग का है समन्वय में सहायक। तो कोऑर्डिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल साबित होता है नियंत्रण। समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय जो है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का कार्य विभिन्न व्यक्तियों को प्रयासों को समन्वय स्थापित
स्थापित करता है और ताकि उपकरण द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इनके प्रबंध जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, वह समन्वय द्वारा ही मतलब उस उपकरण के लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त किया जाता है। अगर समन्वय नहीं होगा तो उसमें मतलब तालमेल नहीं रहेगा और आपसी झगड़े और तनाव मनमुटाव ज़्यादा रहेंगे, जिससे कि जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है और संस्था को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। समन्वय की सफलता अच्छी नियंत्रण व्यवस्था पर निर्भर करती है। इनकी समन्वय की सफलता जो है वह अच्छी नियंत्रण की व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। नियंत्रण द्वारा ही प्रभावी समन्वय की स्थापना की जा सकती है। नियंत्रण के द्वारा ही प्रभावी समन्वय की स्थापना की जा सकती है। थर्ड है जोखिम की प्रति सुरक्षा। नियंत्रण, इनकी अगर हम लोग नियंत्रण को परफॉर्म करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो वो हमें आने वाले जोखिमों के प्रति प्रोटेक्ट करने का मतलब ये साधन बताते हैं कि हाँ आप इस तरह से मतलब जोखिम है, आप इसको इस तरह से यूज़ कीजिए, इस तरह से उपाय बताता है। तो नियंत्रण जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। नियंत्रण जो है वह जोखिमों से प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। नियंत्रण प्रत्येक क्रिया की विस्तृत रूप से जाँच करता है। नियंत्रण जो है जितनी भी प्रक्रिया होते हैं, हर एक क्रिया का वह अच्छी तरह से एनालिसिस करता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करता है और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है। उसका पुनर्निरीक्षण करता है और दुर्बलताओं और त्रुटियों का पता लगाता है। यानी कि उनका जो है वह पुनर्निरीक्षण करता है और साथ साथ उनमें जो कमियां रह गई है, जो त्रुटियां रह गई, उनका पता लगाता है और उन्हें दूर करने का भी सुधारात्मक कदम उठाता है और उन्हें दूर करने का भी कदम उठाता है। और इस प्रकार नियंत्रण भावी अनिश्चितताओं को बचता है और भावी जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस प्रकार जो नियंत्रण है वो भावी अनिश्चितता, यानी कि जो फ्यूचर में होने वाली अनिश्चितता है उससे बचाता है और जो फ्यूचर में होने वाले जोखिम है उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो प्रभावी नियंत्रण होने से जोखिम कम अथवा समाप्त होती है। अर्थात प्रभावी अगर इफेक्टिवली कंट्रोलिंग हम लोग लागू करते हैं संस्था के अंतर्गत, तो जिससे कि जोखिम कम हो जाएगा और समाप्त होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अब है 4 नंबर है अभिप्रेरणा का साधन। इनके मोटिवेशन का रिसोर्स है कौन, ये कंट्रोलिंग। नियंत्रण द्वारा प्रबंधक यह आसानी से पता लगा सकता है कि कौन कर्मचारी कुशल है और कौन कुशलता कौन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो कौन कमजोर है। कहने का मतलब अगर नियंत्रण जो है वह यह देखता है कि जो संस्था में शुरुआत जो गोल निर्धारित किए गए थे और उसके अकॉर्डिंग, तो कंट्रोलिंग के अंतर्गत हम लोग जो निर्धारित गोल है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब कार्य करते हैं। अगर देखते हैं कि जो वास्तविक कार्य जो संस्था में हो रहा है और उसकी तुलना पहले वाले योजना के अनुसार करते हैं, तो अगर उसमें से कोई त्रुटि निकल के आती है, कोई कर्मचारी उसके योजना के अनुसार कार्य नहीं कर रहा होता है, तो उनका भी पता लगाते हैं कंट्रोलिंग के अंतर्गत। कौन व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है अथवा कौन कमजोर है। कार्य का परिमाप एवं मात्रा निश्चित करके नियंत्रण कर्मचारियों को अच्छे तथा अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो अभिप्रेरणा है वह उनको मोटिवेट करते हुए उनको अधिक अच्छा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। 5 नंबर है नियोजन तथा संगठन की परख। इनके नियोजन और संगठन को परख कौन करता है, कंट्रोलिंग। यदि पूर्व निश्चित उद्देश्यों तथा निर्धारित परिमापों में अधिक अंतर अथवा विचलन आता है, तो इसका एकमात्र कारण यह नहीं है कि मशीन सामग्री तथा कर्मचारियों की कमी है। यह भी संभव हो सकता है कि जो योजना और तथा निर्धारित परिमाप ही दोषपूर्ण हो। अतः यह सत्य है कि नियंत्रण के माध्यम से हम नियोजन तथा संगठन की संरचना का परख कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर हम लोग ये मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत सारे मशीन, सारे इक्विपमेंट्स, सारे कर्मचारी सब कुछ है और फिर भी वो अच्छा से सक्सेसफुली रन नहीं कर पा रहा, तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ वो नियंत्रण जो है वह अच्छा मतलब नियोजन संगठन में कोई त्रुटि रह गई, तो नियंत्रण द्वारा वो नियोजन संगठन की कमियों को दूर किया जा सकता है। 6 नंबर है भ्रष्टाचार, चोरी और अनैतिकता पर रोक। प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था में होने किसी उपकरण में होने वाली चोरी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, मनोबल में गिरावट आदि पर रोक लग जाती है तथा उपकरण में नैतिक, चारित्रिक एवं आत्मिक उत्थान को प्रोत्साहन मिलता है। और नियंत्रण की कुशल प्रणाली के होने से ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जिससे कि व्यवस्था तथा अनुशासन बना रहे और साथ साथ कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली बेईमानी, भ्रष्टाचार और चोरी आदि को अवसर न्यूनतम हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग एक इफेक्टिवली कंट्रोलिंग को लागू करते हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो उसमें जो कर्मचारीगण है जो भ्रष्टाचार और चोरी और नैतिकता के राह पर चल रहे हैं उनका पता करना आसानी होता है और उनको उनके अवसर कम करने का उपाय मतलब मिल जाता है। 7 है संगठन में अनुशासन बनाए रखने में सहायक। नियंत्रण संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अनुशासन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सर्वविदित है कि बिना अनुशासन के किसी भी संस्था का विकास होना लगभग असंभव है और अनुशासन बिना नियंत्रण संभव नहीं है। कहने का मतलब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी फील्ड हो, कोई भी बैकग्राउंड हुआ, डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी प्रकार संस्था में भी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो नियंत्रण भी संभव नहीं होगा।
8वां है कार्यकुशलता में वृद्धि, यानी कि इससे जो कार्यकुशलता है, वो भी में वृद्धि होती है। नियंत्रण नियंत्रण के होने से कर्मचारी निर्धारित अवधि में निश्चित कार्य निश्चित तरीके से पूरा कर लेते हैं, अतः उनके कार्य का सही ढंग से मूल्यांकन किया जाता है और परिणामस्वरूप कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फिर से निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि नियंत्रण व्यावसायिक प्रबंधन की आत्मा है, यानी नियंत्रण जो है वो व्यावसायिक प्रबंधन का साउल है और यह प्रबंधन के सभी कार्यों को व्याप्त है। और व्यावसायिक प्रबंधन का प्रभावी नियोजन और कुशल संगठन निर्देशन प्रबंधन समन्वय तथा नेतृत्व नियंत्रण के ऋणी है। वास्तव में व्यवसाय के निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति ही प्रभावी नियंत्रण का परिणाम है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।